हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100 इन मैथमेटिक्स बाय शिवेश कुमार सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। और इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं, और उससे पहले हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को ही क्यों सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी इंटीग्रेशन आ गया 1/x+1। ठीक है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं log ऑफ x+1। ठीक है, लिख सकते हैं log ऑफ x+1 + c लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैंने इसमें 1/x+1 इंटू x+2 कर दिया, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूजिंग दैट स्पेशल इंटीग्रल्स आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। x² + 3x + 2। ठीक है, और फिर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको भी किया जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया 1/x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई भी मेथड नहीं है, ना तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ना इंटीग्रेशन बाय सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बाई पार्ट्स भी नहीं है। तो अब हम क्या करें फिर, तो अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। और पार्शियल फ्रैक्शन से क्या होगा, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को कि होता क्या है। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन एक प्रोसीजर है जिसमें एक रैशनल फंक्शन को हम अलग अलग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, मैंने भी आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि इंटीग्रेशन में फंक्शन को इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना बहुत बड़ा काम होता है। बस वही अगर आपने सीख लिया तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? दो कंडीशंस होती हैं, वो ध्यान में आप रखेंगे इनको। पहली कंडीशन हो गई आपकी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर में जितने भी ब्रैकेट्स हैं पहले आप उनको फैक्टर करेंगे अगर पॉसिबल है, और फैक्टर हो जाने के बाद ही आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी उसमें गलत आंसर आ जाता है। जैसे मैंने लिखा कि एक एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, x/x+1 इंटू x² - 4। अब देखिए, न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो गई? 1। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है न्यूमरेटर में? 1। और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 3। क्यों? 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आएगा? x⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। तो अब इसमें पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन दूसरी कंडीशन का क्या कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो अब देखिए, x+1 को तो हम फैक्टर कर नहीं सकते रियल फैक्टर्स में, लेकिन x² - 4 को तो कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा x+2 इंटू x-2। ठीक है, तो जब ये फैक्टर हो सकता है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद ही आपको इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अब डिनोमिनेटर के सारे ब्रैकेट्स लीनियर होते हैं तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ क्वाड्रेटिक में आ गया तो कैसे करते हैं, होल पावर में कैसे आ गया तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम 1 बाय 1 एक एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जिसमें डिनोमिनेटर के सारे ब्रैकेट्स लीनियर हैं। अब देखिए, सारे ब्रैकेट्स लीनियर हैं। ठीक है, तो इसको करना कैसे है? देखिए, प्रोसीजर सबका एक जैसा ही है, चाहे वो जो भी कंडीशन हो। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ तो आप वो कंडीशन चेक कर लीजिए। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 3। 1 यहाँ से, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री हो गई 3।
ठीक है, और डिनोमिनेटर का कोई भी एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं लेट 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू। अब इसको करने के देखिए वैसे तो दो मेन मेथड्स होते हैं। एक तो बहुत ही बड़ा मेथड है जिसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, इट्स रियली टाइम टेकिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक शॉर्टकट भी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3 ब्रैकेट्स है ना, तो यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन लिख दीजिए आप, सबके डिनोमिनेटर में एक एक ब्रैकेट लिख दीजिए, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर में एक एक ब्रैकेट लिख दीजिए आप। ये हो गया। अब क्या करना है, अब बात आती है न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर की डिग्री जो यहाँ पर न्यूमरेटर है आएगा ना, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से एक कम होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा। तो इस डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। और डिग्री 0 होने का क्या मतलब है कि वो एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तो उसको कांस्टेंट नंबर मैंने ए ले लिया, ठीक है। आप यहाँ कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, कोई रियल नंबर नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। इसी तरह से इसकी डिग्री क्या है, 1, तो ऊपर वाले की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0, तो इसमें भी एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो बी ले लिया हमने। इसी तरह से लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है यहाँ भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो डिनोमिनेटर पूरा यहाँ लिखा हुआ है, ये इसी डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स। अब देखिए जब इस पूरे इक्वेशन को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इसी तरह से b के साथ में क्या आ जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, और c के साथ में क्या आ जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब देखिए अब एक एक करके इन सारे ब्रैकेट्स को अगर हमने x माइनस वन को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 पूरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 इंटू वन माइनस जीरो, सॉरी 1 माइनस वन, x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा a इंटू वन प्लस टू इंटू वन माइनस थ्री, प्लस b के साथ में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, प्लस c के साथ में भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, a की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 माइनस वन 1, और यहाँ से ये पूरा सॉल्व होके 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस टू, सो 3 माइनस टू ये हो गया माइनस 6, ठीक है। तो और यहाँ कितना आया था, 1, तो यहाँ 1 और यहाँ माइनस 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 अपॉन 6 आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको जल्दी यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ शॉर्ट में लिख करके। इसी तरह से अगर हमने लिया वैल्यू लेट x इज इक्वल टू, अब दूसरा ब्रैकेट क्या है, x प्लस टू, तो अगर आप x प्लस टू को 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, माइनस टू, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस टू पुट करके देख लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू, अब की a वाला 0 हो जाएगा टर्म, प्लस b इंटू माइनस टू माइनस वन इंटू माइनस टू माइनस थ्री, प्लस वो भी 0 हो जाएगा लास्ट वाला। तो ये देखिए क्या आ गया, b इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा सॉल्व होकर के, 2 टाइम्स माइनस टू माइनस फोर माइनस वन, ये कितना हो गया, माइनस 5। यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया माइनस 3 और ये हो गया माइनस 5, तो ये कितना आ गया, 15। तो ये हो गया माइनस 5 ओवर 15 मीन्स माइनस 1 ओवर 3, ये आ गई b की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह से c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू भी लिख देते हैं, लेट, अब c के लिए देखिए थर्ड ब्रैकेट क्या है हमारे पास, माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री। तो जब x माइनस थ्री को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 3 पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू थ्री माइनस वन इक्वल, पहला 0 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला टर्म भी 0 होगा, प्लस c इंटू ये हो गया 3 माइनस वन इंटू थ्री माइनस
2, और ये आ जाएगा आपका, देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया। तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5/2। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात इंटीग्रेशन की। तो अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको देखिए, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हम दोबारा लिख लेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3। ये क्या हो जाएगा देखिए, इसी एक्सप्रेशन को हमने इसके इक्वल लिया था ना, और इन्हीं सब की वैल्यूज़ हमने यहाँ निकाली हुई है। तो अब ये पूरा चेंज कर दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी आई है -1/6, तो -1/6 कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 आ गया, फिर प्लस b की वैल्यू भी माइनस है, तो -1/3 बाहर चला गया, और b की वैल्यू हो गई 1 ऊपर, तो ये हो गया 1/x माइनस 2। x माइनस 2 था, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है ये। ओके, देन dx, फिर c की वैल्यू है 5/2, तो प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 dx। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया -1/6 log ऑफ x माइनस 1 -1/3। देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब भी आप log का आंसर लिखेंगे तो उसके साथ क्या लिखेंगे आप, ये मॉड्यूलस का साइन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि log जो है वो निगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता। 5/2 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, और चाहे तो log की आइडेंटिटीज लगा के इसको आगे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको प्रूफ क्या करना है, आंसर क्या लाना है। ठीक है, तो ये वो केस हो गया जिसमें डिनोमिनेटर के सारे ब्रैकेट्स लीनियर थे। तो क्या किया हमने इसमें, पहले इक्वेशन को जितने भी ब्रैकेट्स थे उतने हमने टर्म्स लिख दिए राइट हैंड साइड में। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से 1 कम होनी चाहिए, तो फिलहाल यहाँ पर सब में लीनियर था नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, जब कांस्टेंट टर्म आ गया तो इसको हमने क्या किया, फिर जो डिनोमिनेटर था लेफ्ट हैंड साइड का, उस डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाने के बाद कांस्टेंट्स की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, अब एक सेकेंड कैटेगरी देखते हैं। मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन करना है, तो अब देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है 2, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 4, क्योंकि 2 यहाँ पर है डिग्री और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 4 हो गई डिग्री। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। क्यों, क्योंकि हम x² + 1 और x² + 4 को फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ से करें क्या फिर, अब देखिए इसको एक हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केवल सब्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा हूँ मैं, केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए x² को t ले लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन कोई चेंज नहीं करना है, बस केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, t/t + 1 इंटू t + 4। ये क्या आ जाएगा, अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स अब लीनियर हो गए ना, तो अब जब ये लीनियर हो गए तो यहाँ दोनों आ गए t + 1 + t + 4। तो अब देखिए दोनों ही लीनियर हो गए, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ a हो गया, यहाँ b आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, t = a टाइम्स t + 4 + b टाइम्स t + 1। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करें, t की वैल्यू हमने ले ली -1। -1 क्यों ली, क्योंकि इस ब्रैकेट को जब आप 0 करेंगे t + 1 को, तो t की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 = a टाइम्स -1 + 4 + 0। तो इसका मतलब हो गया a की वैल्यू आ गई -1/3। इसी तरह से अगर हमने t की वैल्यू ले लिया -4, तो ये आ जाएगा -4 = ये 0 हो जाएगा, b टाइम्स -4 + 1। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई -4/3 मीन्स +4/3। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई, तो अब देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, x² या t लिख देते हैं, जैसे हमने t लिया था x² को, सो t/t + 1 टाइम्स t² या t + 4 dt dx इक्वल टू, अब हमने क्या लिया था देखिए, a की वैल्यू आई है -1/3, तो -1/3 गया बाहर,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 dx प्लस 4 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 4 dx। ठीक है, अब देखिए dx के साथ में t तो लिख नहीं सकते हम ऐसे इंटीग्रेशन के लिए, तो अभी हमने सब्सटीट्यूशन तो किया नहीं था, तो अब हमें t की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, -1/3 1/x² प्लस 1 dx प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2² dx। अब इनके फॉर्मूले होते हैं, -1/3 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस 4/3 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ 2 से 4 को काट दीजिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा सा जगह की कमी होने की वजह से इसमें थोड़ा सा स्लाइड्स में इसमें मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हूँ कैलकुलेशन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है x² प्लस 1/x-1 टू दी होल पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसमें देखिए इसमें क्या डिफरेंस है वो पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर होल पावर लगी हुई है। ठीक है, तो होल पावर करने के लिए क्या करना है आपने, इसको समझते हैं। कंडीशंस आप देख लीजिए पहले सेटिस्फाइड है या नहीं। ऊपर वाले की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 3 है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है और डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो शुरू कर दीजिए फिर, लेट x² प्लस 1 अपॉन x-1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझिए कि पहले जो होल पावर वाला टर्म है इसको एक पावर से शुरू करिए और एक एक करके पावर बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, ऐसे पावर 2 ही लिखी हुई है, मैक्सिमम पावर 2 है होल पावर, तो यहाँ पर 2 टर्म्स आ गए और एक लास्ट वाला आ गया x प्लस 3 का। ठीक, अब वही काम यहाँ करना है। इसकी डिग्री 1 है तो इधर एक कांस्टेंट टर्म आ गया। अब देखिए इसकी डिग्री वैसे तो 2 है, लेकिन इसकी एक डिग्री तो हम पहले यूज़ कर चुके हैं ना x-1, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लीनियर ही लेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट आ गया और ये भी लीनियर है तो ऊपर भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो गया x² प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x-1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम्स x प्लस 3 प्लस c टाइम्स x-1 स्क्वायर। अब अगर हमने x-1 को 0 किया यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये हो गया b इंटू 1 प्लस 3 और ये हो गया आपका 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2/4। 2/4 का मतलब 1/2, ये आ गई b की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने x प्लस 3 को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, b भी 0 हो गया और c के साथ वैल्यू आ जाएगी -3 -1 होल स्क्वायर, मीन्स c की वैल्यू आ गई 9 + 1 10, 10/16। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे थोड़ा सा, ये हो गया 5/8। ठीक है, अब देखिए c और b की वैल्यू तो आ गई, अब a की वैल्यू तो अभी आई नहीं, तो अब क्या करें, और हमारे पास कोई अब ब्रैकेट भी नहीं बचा 0 करने के लिए, तो यहाँ पर रैंडम कोई एक नंबर x की वैल्यू, कोई भी एक रैंडम यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए। जैसे मैंने ले लिया, सबसे आसान वैल्यू क्या है x की वैल्यू यहाँ लेना, 0। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि 0 आप ले भी सकते हैं यहाँ पर कि नहीं, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 की 0 + 1 1 आ गया, इक्वल टू a टाइम्स 0 - 1 0 + 3 प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 इंटू 0 + 3 प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी, 5/8 इंटू 0 - 1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, देखिए 1 इज इक्वल टू -3a प्लस 3/2 प्लस 5/8। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी a - 3a इज इक्वल टू 1
-3/2 -5/8, तो ये आ जाएगा आपका, अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं है। 8 -12 -5/8, एलसीएम ले लिया इसको मैंने, तो ये हो गया 8 -12 -4 -4 -5 -9/8। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3/8। ठीक है, ये आ गया। तो ए की वैल्यू आ गई, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख करके इसको इरेज करूँगा। ए इज इक्वल टू 3/8, बी की वैल्यू आ गई 1/2 और सी की वैल्यू आ गई 5/8। ठीक है, अब इसको जो वैल्यूज आई हैं सारी, इनको बस इंटीग्रेशन वाले में पुट करके हमें आंसर मालूम कर लेना है। ठीक है, तो अब ये देखिए कितने आसानी से आंसर आएगा अब यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन हमारा अब क्या बन गया, यहाँ से ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 3 dx इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आई थी 3/8, तो 3/8 यहाँ आ गया, 1/x - 1 dx, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 5/8, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 का स्क्वायर dx, c की वैल्यू कितनी आई है 3/8, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 dx। ठीक है, अब इन सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने आपको मेथड बताया था उसी मेथड से। ठीक है, अब 1/x - 1 का इंटीग्रेशन तो देखिए आसान है, क्या होगा 1/x - 1 का इंटीग्रेशन, log ऑफ x - 1, तो ये आपका आ गया 3/8 log ऑफ x - 1। लेकिन इस वाले इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं करना है आपको, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये 1/x नहीं है, ये 1/x² टाइप में है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टू द पावर -2, इंटीग्रेशन x - 1 टू द पावर -2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 1 टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, और लास्ट वाला प्लस 3/8 log ऑफ x + 3, और ये आ गया लास्ट में प्लस c। तो आंसर आपका फाइनल क्या आ गया, 3/8 log ऑफ x - 1 -1/x - 1 प्लस 3/8 log ऑफ x + 3 प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये कौन सी कैटेगरी हुई, जिसमें डिनोमिनेटर में होल पावर लगी हुई है, ब्रैकेट पर होल पावर है, तो इसको ऐसे किया जाता है। एक बार पूरा मेथड आप दोबारा समझेंगे इसको, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो, और फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब एक अलग सी कैटेगरी देखते हैं कोई, ये वाली देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x टू द पावर 4 + 3x² + 2। ठीक है, अब इसको देखिए मैं वहाँ तक बताऊंगा जहाँ तक कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, उसके बाद आप इसको पूरा कर लीजिएगा। अब देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है 3 है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो डिग्री तो कम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरी अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और कैसे करें फिर इसको फैक्टराइज, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x टू द पावर 4 + 2x², स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं इसको, +2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, आई एम श्योर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन मालूम है, तो इसको मैं डायरेक्ट ब्रैकेट में ही लिख रहा हूँ अब, x² + 2 टाइम्स x² + 1। ठीक है, अब इसको क्या करिए, जो ऊपर x³ है उस x³ को आप ऐसे लिख दीजिए, x × x² अपॉन x² + 2 टाइम्स x² + 1। अब यहाँ से थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करेंगे, x² को ले लिया हमने t, तो यहाँ से dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई 2x, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन 2x, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/2, x dx की वैल्यू चली गई dt के साथ में, तो ये हो गया t dt, t कहाँ से आ गया x² की जगह पर। ठीक है, अपॉन t + 2 × t + 1। अब ये देखिए, ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए जैसे पहले बताया था, क्योंकि अब दोनों लीनियर आ गए यहाँ पर, तो अब ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट कर देखते हैं क्या है,
ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कैसे करेंगे इसको अब न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 0 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 4। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई, लेकिन दूसरी वाली नहीं कर रही है। दूसरी वाले में क्या है, हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या आ गया, देखिए ये तो ठीक है फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन अभी पहला वाला ब्रैकेट जो है वो फैक्टराइज हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में बदल देंगे। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास कितने ब्रैकेट्स हैं, 3 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ 3 एक्सप्रेशन आ जाएंगे, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये लीनियर है तो ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, ये भी लीनियर है तो ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक है मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो ऊपर वाले की डिग्री क्या होनी चाहिए 1। तो जब ऊपर वाले की 1 है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे फिर, डिग्री 1 का कोफिशिएंट इक्वेशन या पॉलिनोमियल सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब प्रोसीजर अपना वही है, प्रोसीजर कोई चेंज नहीं हो रहा है। 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को मिला करके मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, जिससे थोड़ा जगह कम लगे। ओके, अब देखिए इस ब्रैकेट को, ये लीनियर ब्रैकेट है तो इसको हमने 0 कर दिया, तो x माइनस 1 को 0 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी x की 1। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/4। इसी तरह से अगर x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1/4। ठीक है, अब देखिए ये 2 की वैल्यू तो आ गई, अब बात आती है थर्ड वाले ब्रैकेट की। अब हम इसको 0 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करें, अभी हमारे को कितनी वैल्यूज़ और चाहिए, सी और डी, 2 नंबर अभी बचे हुए हैं ना, सी और डी। तो अब हमें एक्स की 2 वैल्यू कंसीडर करनी होगी। तो कौन कौन सी वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ से, एक तो मैं ले रहा हूँ अपनी वही जानी पहचानी 0, एक तो 0 ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आई थी 1/4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी -1/4, तो यहाँ माइनस कर देते हैं -1/4, और फिर उसके बाद में 0 -1 इंटू 0 प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी में देखिए सी एक्स तो 0 ही हो गया तो डी रह गया इंटू 0 -1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान देंगे, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस डी, 1/4 प्लस 1/4 2/4 मीन्स हाफ। तो डी की वैल्यू आ गई हाफ -1 मीन्स डी की वैल्यू आ गई -हाफ। ठीक है, इसी तरह से एक एक्स की वैल्यू आप और भी कोई ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया, तो 2 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, और x की वैल्यू जब 2 यहाँ लिखेंगे, a की वैल्यू लिखिए, b की वैल्यू लिख दीजिए और d की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि c की वैल्यू भी आ जाएगी, और c की वैल्यू भी आने के बाद में a b c यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका इंटीग्रेट करने के बाद में। ठीक है, इसको पूरा करेंगे, नहीं पूरा होता है तो इसको कमेंट में डालिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए ये आ गया, अब लास्ट क्वेश्चन ये था और उसमें एक एक्स और जुड़ गया, अब ये क्वेश्चन छोटा हो गया। ठीक है, अगर ये विदाउट एक्स है तो ये बड़ा क्वेश्चन है, विद एक्स है तो ये छोटा क्वेश्चन हो गया। कैसे, इसको हमने ऊपर नीचे क्या किया, x³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया x⁴ टाइम्स x⁴ माइनस 1। अब हम यहाँ क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, x⁴ इज इक्वल टू t, तो ये आ गया 4x³ dx इज इक्वल टू dt।
तो ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 dt। तो ये क्या बन गया आपका 1/4 dt/t टाइम्स t माइनस 1। अब इसको वैसे ही अपना पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 1/t इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t माइनस 1। अब इसको वैसे अपना करते चले जाइए फटाफट। ठीक है, अब ये देखिए कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और वही जहाँ x की पावर 4 वाला था क्वेश्चन, वो कितना बड़ा क्वेश्चन था। तो अब हमने क्या किया, t की वैल्यू ले ली 1, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b मीन्स b इज इक्वल टू 1 आ गया। और इसी तरह से अगर हमने t की वैल्यू 0 ले ली तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 0, तो a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, बस इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नो डाउट इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको मेथड समझ में आ गया होगा तो ये बहुत बड़े, इसके बहुत टफ नहीं है क्वेश्चंस, भले बड़े हों इसके। ठीक है, लेंदी होते हैं थोड़ा सा बट आसान होते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में डालिएगा। ठीक है, आपको लगता है कि अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल है आपकी नॉलेज बढ़ाने में, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।